आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया। गिरिराज ने कहा कि आज बिहार में लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों चल रहे हैं। एक खास वर्ग के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। गिरिराज ने कहा कि अगर हिंदू समाज का अपमान होता रहेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता ललन सिंह की मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। जो सनातन धर्म है उसको तंग तबाह करना, खातोपुर में मंदिर शिव मूर्ति लिंग को तोड़ दिया, उल्टे हिंदुओं को केस में फंसा दिया गया। अब देखिए 3 गांव में गया, 3 बेटी केस हुआ, तीनों ऊपर आए, लेकिन 10-12 बेटियां आपके बगल बलिया के बगल में कस्बा गांव, वहां एक हमारे कानू समाज के बेटी को, और मुझे आश्चर्य तब होता है कि जिस गांव में आबादी होती है उसी गांव में बेटी हमारी उठती है। और आज तक मैंने नहीं देखा किसी मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम लड़की को लेके भागा हो। आखिर क्या कारण है? ये एक साजिश चल रहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद। आपकी आबादी 70%, 80% है, यहाँ के बहू को गायब हो गई, 4-4 बेटियां गायब हो गई, तो आखिर क्यों? हमने तो नहीं देखा। दुर्गा की मूर्ति पर आप पत्थर फेंकते हो, उल्टे कहते हो कि गांगी जमनी संस्कृति है, गिरिराज जी इसको भड़का रहे हैं। गिरिराज नहीं भड़काता। बढ़ते आगे, शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा कर दी गई है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल पद 16,140, कक्षा 9 से 10 तक के लिए कुल पद 18,877, कक्षा 9 से 10 तक विशिष्ट स्कूल में पद 270, कक्षा 11 से 12 तक कुल पद 18,577। इसके अलावा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग विभाग के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए कुल पद स्वीकृत किए गए हैं 234, टीजीटी वर्ग 9 से 10 के लिए कुल पद 248, पीजीटी वर्ग 11 से 12 के लिए कुल पद 403 और प्रधानाध्यापक के लिए कुल पद 31 रखे गए हैं। 5 नवंबर से फॉर्म जमा करने की तारीख है। आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 25 नवंबर और 7 से 10 दिसंबर तक दूसरे फेज की परीक्षा होगी। दिसंबर के अंत तक रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने संभावना जताई है। उस मध्य विद्यालय के लिए जो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, उसकी कुल संख्या है 16,140। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें यह नोट करना बहुत जरूरी है, इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा। तो बिहार में दूसरे फेज की शिक्षक बहाली की घोषणा हो गई और अब तक एक साथ 69,000 से अधिक पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी किया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि फिलहाल विभाग ने 69,706 रिक्तियां भेजी हैं, लेकिन पहले चरण की बहाली में बची 50,000 सीटें भी जल्द इसमें जुड़ेंगी और फिर कुल 1,20,000 पदों के लिए एक साथ बहाली होगी। 25 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है और कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 31,982, क्लास 9 से 10 के लिए 18,877, माध्यमिक के विशेष विद्यालय में कुल 270, 11वीं से 12वीं में कुल 18,577 वैकेंसियां निकाली गई हैं। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अध्यक्ष ने बताया कि इस बार आयोग अपनी तरफ से कोई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, बल्कि अभ्यर्थी सावधानी से खुद फॉर्म भरेंगे। बड़ी जानकारी यह भी है कि आयोग जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी करेगा और कुछ नंबर से छूटे अभ्यर्थियों को पास करने का मौका मिलेगा। बिहार में दूसरे फेज शिक्षक बहाली की घोषणा हो गई है, यानी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीपीएससी चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद। सर, क्या लग रहा है कि एक
जो आपने रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ी बहाली का, अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ेंगे क्या? अभी ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि परीक्षा तो हम लोग संभावित तिथि है 7, 8, 9, 10 दिसंबर, और हम लोगों का बेशक प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग ज़्यादा तेजी से परीक्षा फल भी दें। अब उससे रिकॉर्ड टूट जाए तो अच्छी बात है। जी, क्या है शेड्यूल जो आपने तैयार किया है, क्या है? एक बार हम चाहें कि जो अभ्यर्थी हैं, दर्शक हैं, हम लोग इसमें निबंधन एवं भुगतान जो हम लोग कराएंगे, प्रारंभ करनी तिथि 5 से लेकर 14 तारीख तक वो निबंधन कर सकते हैं, और विलम्ब शुल्क के साथ वो 17 तारीख तक कर देंगे। और फिर उसके बाद आवेदन हम जमा करने के लिए 10 से 25 नवंबर है, ये अंतिम तिथि होगी। ऐसा हम लोगों ने 2 चरण में इसलिए किया कि पिछले बार हम लोगों ने पाया कि कई अभ्यर्थी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उसमें वेबसाइट भी 2 दिन के लिए क्रैश कर गया था। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि पहले आप निबंधन कर लें, अपना पेमेंट कर दें, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद अपने आराम से आप अपना सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें। 6 to 8, 9 to 10th, 11, 12th ये वैकेंसी अभी निकल रही है, तो क्या लग रहा है कि जो पिछले बार कंपटीशन था अभ्यर्थियों के बीच, इस बार प्रतियोगिता कैसे देख रहे हैं? पिछले बार 7 पेपर ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थी वैकेंसी से ज़्यादा थे, तो उसमें तो कंपटीशन था, लेकिन अन्य पेपर में ऐसी बात नहीं थी, और उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम थी, इसमें कंपटीशन वैसा टफ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा टफ रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे, तो कंपटीशन रहेगा। आज जो ब्रेन ड्रेन समस्या थी बिहार की, जो पलायन लगातार जारी था, लग रहा है कि एक वो जो रफ्तार है उसमें भी कमी आएगी। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर, लेकिन लग रहा है कि अब जो है रफ्तार में कमी आएगी, ब्रेन ड्रेन। देखिए, ये एक विशेष सर्किल है। शिक्षा की गुणवत्ता का जो मामला है वो एक विशेष सर्किल है। विशेष सर्किल का मतलब यह है कि चूंकि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, इसलिए छात्र भी अच्छे नहीं होंगे। चूंकि छात्र अच्छे नहीं होंगे तो अभ्यर्थी अच्छा कहां से होगा, अभ्यर्थी अच्छे नहीं होंगे तो फिर शिक्षक कहां से अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि अभ्यर्थी भी अपना 100% दें, कोई सॉल्वर गैंग या कोई कदाचार करने का प्रयास न करें, ईमानदारी से दें। मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद थे, और तमाम पहलुओं पर इन्होंने बारीकी से जानकारी दी है, और एक तरह से जो इतिहास बीपीएससी ने बनाया है, उम्मीद करते हैं जब दूसरे फेज की जो बहाली हो रही है, इसमें बेबाकी से बीपीएससी जो है फिर से एक नया इतिहास बनाए। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन पहले से सबक लेकर जो है अतुल प्रसाद ने बताया है कि बहुत कुछ सीखा हूं, और आगे जो है बहुत कुछ बदलाव भी होगा, और निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बगहा के रामनगर में रामकथा कर रहे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि बहुत जल्द रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बनेगा। उन्होंने इशारों में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधा। जगतगुरु ने कहा कि रामचरितमानस के राष्ट्र ग्रंथ बनने के बाद जो भी निंदा करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। रामभद्राचार्य ने बिहार सरकार पर भी खुलकर हमला किया और कहा कि बिहार में ज्यादा दिनों तक जंगल राज नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पटना के गांधी मैदान में 2 दिसंबर से रामकथा प्रस्तावित थी, लेकिन पटना के डीएम ने अनुमति नहीं दी, जिस पर उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है और तुमको हटाने के बाद ही गांधी मैदान में रामकथा करने आएंगे। तब निंदा करोगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तुम पे चलेगा, और सीधे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करोगे। बिहार में बहुत दिन तक जंगली राज्य नहीं चलेगा, गुंडों का राज्य नहीं चलेगा, ये कोई बात हुई? बताइए। ये मेरी कथा 1 वर्ष से प्रस्तावित है, पर अभी तुम शासन में हो, हम सम्मान कर रहे हैं, मत परमिशन दो। अब तुमको हटाकर ही हम गांधी ग्राउंड में कथा करने आएंगे। चल।
रामचरितमानस को राष्ट्रग्रंथ घोषित करने और बिहार के सरकार को जंगल राज बताए जाने के स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने स्वामी रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया तो महागठबंधन रामभद्राचार्य के बयान पर गुस्से में है। इसी तरह के मुद्दों को लेकर के राजनीति करनी है, सियासत करनी है, ये आस्था का विषय है। और रामचरितमानस का पाठ तो हम लोग खुद करते हैं, सब लोग करते हैं, अपने अपने आस्था के अनुसार, अपने अपने धर्मों के अनुसार सब लोग अपने अपने ग्रंथों को पाठ करते हैं। लेकिन ये देश अपने नियम, कानून, संविधान से ही चलेगा। देखिए, रामचरितमानस तो जन ग्रंथ है और अगर वो राष्ट्र ग्रंथ हो जाए तो उसका स्वागत, मानस को भी प्रणाम और महाराज जी, जगत गुरु जी को भी हमारा प्रणाम। लेकिन महाराज जी, आपने जंगल राज की जब बात कही तो बताइए, बनारस में BHU है, दुनिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, और वहां पिस्टल लहराते एक युवक गया और एक छात्रा के सरेआम सारे कपड़े उतरवा के उसका वीडियो बनाया। क्या ये जंगल राज नहीं है? मतलब जहां भाजपा की सरकार हो वहां चीरहरण भी हो जाए तो मंगल राज, और जहां भाजपा की सरकार ना हो वहां कोई भी घटना हो जाए तो जंगल राज। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र है, न इस्लामिक स्टेट है। लेकिन कुछ लोग अपनी घटिया और ओछी मानसिकता के हिसाब से उल जलूल बयान देते रहते हैं ताकि मीडिया की TRP पा सके। भूलिए मत, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है। उल जलूल बोलिएगा, कार्रवाई भी होती है। द्वेष फैलाने वाली और उन्मादी भाषा ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का श्रृंगार बन चुका है। पूजनीय रामभद्राचार्य जी अगर रामचरितमानस को भारत की राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा देने की बात कर रहे हैं तो इस बात का पूर्ण समर्थन होना चाहिए, क्योंकि भारत में सनातनी जीवन किस तरीके से पला बढ़ा है इस बात का चित्रण करती है रामचरितमानस, और भारत की राष्ट्रीय मानसिकता का चित्रण है रामचरितमानस। तो जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की गांधी मैदान में होने वाली रामकथा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। रामभद्राचार्य 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रामकथा कहने वाले थे। रामभद्राचार्य ने प्रशासन पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया और कहा कि गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज अयोध्या में राम जन्मभूमि के उद्घाटन से पहले राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच सांस्कृतिक राम कथा कहने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली। इस बात की जानकारी खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने दी। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में उनकी राम कथा होने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। साथ ही साथ जगत गुरु ने यह भी कहा है कि गांधी मैदान किसी के बाप की नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि भले ही आज तुम मुझे अनुमति ना दो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं गांधी मैदान में राम कथा जरूर कहूंगा। इतना ही नहीं, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बनेगा और उसके बाद रामचरितमानस पर जो भी टिप्पणी करेगा वो सीधे भगवान श्री राम के जन्म स्थल यानी जेल जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जंगल राज है और ये जंगल राज बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य से मुलाकात करने गए थे, उनका हालचाल वो जानने पहुंचे थे और अभी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य बिहार दौरे पर थे और बिहार दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गांधी मैदान में उनका एक राम कथा 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होना था, लेकिन अनुमति नहीं मिली, लेकिन आगे वो कथा जरूर कहेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि दिसंबर में उन्हें अनुमति नहीं मिली है पटना के गांधी मैदान में राम कथा कहने की, लेकिन आयोजकों की तरफ से अब मार्च में पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर से जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का राम कथा कहलवाने का जो कार्यक्रम है उसे फिर से तैयार किया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में सैलानियों के सामने अचानक भालू आ गया और इसे देखकर सैलानी थोड़ी देर के लिए घबरा गए। भालू को देखकर सैलानी भागने भी लगे, लेकिन भालू ने सैलानियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। टाइगर रिजर्व में भालुओं की बढ़ती संख्या से पर्यटक खुश हैं। वनपाल के मुताबिक टाइगर रिजर्व में कभी कभी जानवर सड़क पर निकल आते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और पीएम मोदी का जाति पर बड़ा बयान। देश में एक ही जाति है, वो है गरीबी। गरीबों की एकता तोड़ने की साजिश है। विरोधियों पर पीएम मोदी ने
बड़ा प्रहार किया। जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाया। गरीबों को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। साजिश को मिलकर तोड़ने की अपील की है उन्होंने। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम ने यह बयान दिया। गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। लेकिन ये जो गरीबों की एकता है ना, गरीब ने जब अपनी एक ही जाति मान ली है गरीब, तो ये राजनीतिक दलों के पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाति अगर इकट्ठी हो गई, अगर एक ताकत बन गई, तो ये आज तक झूठ चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे राजनीतिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खेल खेले हैं। अब गरीब को भी बांटना, गरीब की एकता को तोड़ना, गरीब के सपनों को विक्षिप्त कर देना, गरीब को ही आपस में लड़ा लेना, एक नया खेल शुरू किया है। इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, जातिवाद का जहर वहां घोल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनीतिक दलों से आगाह कर रहा हूं, हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है।